जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देखने का प्रयास करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। सबसे पहले तो हम बेसिक से बताना स्टार्ट करेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है। सबसे पहले केमिस्ट्री जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। रसायन विज्ञान है ना, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी कि बाबू रे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री को हम कम हिस्ट्री नहीं मानेंगे। केमिस्ट्री जो है बहुत हार्ड है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा। इस हार्ड को मैं चकनाचूर कैसे करूंगा, चकनाचूर करके पानी में घोल करके विलियन बना करके, जैसे कहता ना घोर के पिला देंगे, तो घोर के पिला देंगे। तो केमिस्ट्री से ही आज जो हम चैप्टर जो पढ़ाने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री से ही निकाल देंगे। केमिस्ट्री की परिभाषा से निकाल करके आगे लेके चले जाएंगे और एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री क्या होता है? तो ये जो केमिस्ट्री है वो विज्ञान के शाखा है। विज्ञान के क्या है? शाखा है, जिसमें हम लोग पदार्थ तथा पदार्थ के गुण संरचना, बनावट रूपांतरण, बोलो बनावट रूपांतरण, बनावट और रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। उसे क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान। रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। फिर से बोलेगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ तथा पदार्थ के गुण, संरचना, बनावट, रूपांतरण। गुण कैसा है? ये लिक्विड है, ठोस है, द्रव है ना, गैस है। ये इसका गुण हो गया। वाष्पशील है, अवाष्पशील है, गाढ़ा है, तरल है, कैसा है? तो ये गुण हो गया। संरचना, उसका किस प्रकार से उसका क्या है? संरचना है, आकृति है ना। आकृति किस प्रकार से है? टेट्रागोनल है, ट्राइक्लिनिक है, हेक्सागोनल है ना, लीनियर है। बनावट, वो जो बना है, जो पदार्थ बना है वो किस किस चीज से मिलके बना है ना। जैसे मान लीजिए कि वाटर H2O है ना, H2O, ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मिलकर के बना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इसका बनावट जो है ये दो हो गया है ना, H2O हो गया बनावट। रूपांतरण, इसको किस चीज में रूपांतरण किया जा सकता है कि वाटर को बर्फ में बना देंगे, बर्फ से फिर वाष्प मतलब द्रव बना देंगे, द्रव से वाष्प कर देंगे। तो यहां से क्या हो गया? केमिस्ट्री का परिभाषा। और केमिस्ट्री में एक मेन जो बात निकल के आ रहा है वो क्या है? पदार्थ। वो क्या है भाई? पदार्थ है। तो पदार्थ हम लोग देखेंगे कि पदार्थ क्या होता है। दुनिया का कोई भी वस्तु, आप, हम, तुम, यहां वहां जो भी चीज दिख रहा है हमारे चारों तरफ, जो भी चीज को हम लोग महसूस कर रहे हैं, महसूस करने का मतलब कि हवा हो गया। आप महसूस करने का मतलब ठंडा, गर्मी है ना, और पिपरातर के भूत, ये सब नहीं समझेगा कि महसूस करने का मतलब ये चीज को महसूस कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? पदार्थ है। महसूस मतलब ठोस, द्रव, गैस, जितना भी, जैसे ठोस में सब आ जाएगा, जितना हमारे बेंच, कुर्सी, टेबल, टीवी, बोर्ड, ये मार्कर, ये सब ठोस में चलाएगा। द्रव में क्या हो जाएगा? घी, तेल, डालडा, शराब है ना, दूध, पानी, ये सब क्या हो जाएगा? द्रव में आ जाएगा। गैस में हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। बिना ऑक्सीजन के हम लोग जी नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% है, नाइट्रोजन जो है 78% है। तो ये क्या हो गया? गैस हो गया, ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस। एक चीज और ध्यान देंगे, जब यहां पे बातें कर रहे हैं तो बता देते हैं कि गैस, नाइट्रोजन एक सिंगल गैस है, ठीक है। लेकिन सभी गैसों में हवा कहेगा तो हवा जो है वो क्या हो जाएगा? गैसों का मिश्रण। क्या हो जाएगा? गैसों का मिश्रण। अब देखिए कि क्या कहता है पदार्थ। क्या बोले कि दुनिया का कोई भी वस्तु जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो। बोलिए, जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो, और क्या हो? आयतन हो। द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान घेरता हो। बोलो भाई, स्थान घेरता हो तथा अवरोध उत्पन्न करता हो। अवरोध मतलब रुकावट। जैसे कि हम दीवार को ढकेलेंगे तो अवरोध उत्पन्न करेगा। पानी बह रहा है, पानी का बहाव हो रहा है पूरब से पश्चिम, और हम जाएंगे पश्चिम से पूरब, तो वहां भी रुकावट उत्पन्न करेगा। गैस भी रुकावट करता है, हवा,
ठीक है ना, पूरब से हवा मार रहा है, पश्चिम से साइकिल चला रहे हैं, तब देखो कितना मजा आता है। तो रुकावट करेगा यानी अवरोध उत्पन्न करेगा, स्थान घेरेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, उसे क्या कहेंगे भाई, उसे कहेंगे पदार्थ। उसे क्या कहेंगे, पदार्थ। और जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आज, आप लोगों को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, वो पढ़ाने जा रहा हूं परमाणु। क्या पढ़ाने जा रहा हूं, परमाणु। तो पदार्थ हम यहां जान गए, पदार्थ क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, जिसका आयतनाकार निश्चित रहेगा, कठोर रहेगा, बहाव नहीं रहेगा, द्रवणांक क्वथनांक उच्च रहेगा, उसे ठोस कहेंगे। इतना बात क्लियर। द्रव जेकरा में बहाव होगा, आयतन निश्चित रहेगा, आकार अनिश्चित रहेगा, उसको क्या कहेंगे, गैस कहेंगे, द्रव कहेंगे। और गैस में क्या होगा, आयतन आकार दोनों क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा, उसको क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। इतना बात तो सबको समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तब भाई मेरे आगे मैं बढ़ता हूं और बढ़ाता हूं आप लोग को पदार्थ के आगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं, यहां से पदार्थ क्या निकल गया, पदार्थ क्या निकल गया, पदार्थ। और पदार्थ के बाद जो आप पढ़ने जा रहे हो कि पदार्थ जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण ये डाल्टन साहब बताए थे। कौन, डाल्टन साहब बताए थे। कौन बताए थे, डाल्टन। कौन बताए थे, डाल्टन। कौन बताए थे, डाल्टन। कि पदार्थ के छोटा कण जो है परमाणु है। हालांकि आधुनिक मान्यता के अनुसार परमाणु जो है पदार्थ के छोटा कण नहीं है, पदार्थ को तोड़ा जा सकता है, पदार्थ को निर्माण किया परमाणु को तोड़ा जा सकता है। और परमाणु जो है 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इतना बात तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पदार्थ जो है छोटा कण से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, परमाणु। परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, परमाणु संरचना। क्या पढ़ेंगे, परमाणु संरचना पढ़ेंगे। ये बेसिक से बात था कि आपको हम एक रास्ता दिखाने का काम किया कि परमाणु हम कहां से लेके आए। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में परमाणु पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु क्या है। तो परमाणु जो है एक सूक्ष्म कण है जो 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब देखना है कि परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पे मौजूद होते हैं, क्योंकि भारी कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको बोलेंगे नाभिक। बोलो ना भाई, क्या बोलेगा, नाभिक। क्या बोलेगा, नाभिक। क्या बोलेगा, नाभिक। और इलेक्ट्रॉन एक चारों तरफ क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। इसको कहेंगे कक्षा। क्या कहेंगे, कक्षा। अब यहां पर बात आता है कि परमाणु के बारे में, परमाणु के सिद्धांतों के बारे में सबसे पहला वैज्ञानिक जो है परमाणु के बारे में बताने का प्रयास किया, तो वैज्ञानिक है डाल्टन। कौन है, डाल्टन। कौन बताया, डाल्टन। डाल्टन ने सबसे पहले बताया कि परमाणु जो है पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है। परमाणु का पदार्थ का सूक्ष्म कण है। क्या है, सूक्ष्म कण है। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज किया कौन, जेम्स चैडविक। अब जब खोज कर दिया, उसमें कण खोज कर दिया, तो डाल्टन का अवधारणा को गलत माना गया। लेकिन इनका योगदान है कि इन्होंने सबसे पहली बार शुरुआत किया कि परमाणु के बारे में बताने का प्रयास किया, है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, जे थॉमसन। बोलिए, आगे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, जे थॉमसन। यहां पर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यहां लिख देते हैं न्यूट्रॉन, है ना। यहां पर लिख देते हैं खोजकर्ता। तो खोजकर्ता इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन। लिख देते हैं गोल्ड स्टीन, और इसका क्या था, जेम्स चैडविक। कौन किया, जेम्स चैडविक। उसके बाद में अगर देखा जाए आवेश की बात करें तो इस पर माइनस चार्ज रहता है, इस पे प्लस चार्ज रहता है, इस पे 0। यानी ये जो होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। ये जो होता है धनात्मक होता है। और ये कैसा होता है, उदासीन। बोलो, ये कैसा रहेगा, उदासीन। धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। इतना बात समझ में आ गया।
अगर द्रव्यमान की बात करें, अगर आवेश, सापेक्षिक आवेश की बात करें कि सापेक्षिक आवेश क्या होता है, सापेक्षिक आवेश की बात करें, सापेक्षिक आवेश क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा 1.67 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, और इसका भी हो जाएगा 1.67 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। तो ये हो जाएगा जो माइनस में रहेगा, और ये किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, और इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है, इस पे होवे नहीं करता है। लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करेगा, द्रव्यमान की बात करेगा तो इसमें द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 9.1 गुने 10 पर पावर माइनस 31 kg, और इसका हो जाएगा 1.67 गुने 10 पर पावर माइनस 27 ग्राम, और इसका हो जाएगा 1.67 गुने 10 पर पावर माइनस 27 ग्राम। ये दोनों का लगभग बराबर है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। अब यहां से आगे, सबसे पहले आगे बात करते हैं कि आगे जब बात किया जाए तो परमाणु के मॉडल के बारे में सबसे पहले थॉमसन दिया था। कौन दिया था, सबसे पहले थॉमसन मॉडल, कौन, थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल दिया, कौन दिया, थॉमसन मॉडल। थॉमसन बोला ना कि परमाणु जो है एक प्रोटॉन का गोला है, परमाणु जो है किसका गोला है, प्रोटॉन का गोला है, परमाणु जो है किसका गोला है, प्रोटॉन का गोला है, और बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, धसा हुआ है, बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, धसा हुआ है। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, यानी प्लस 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 माइनस 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 माइनस, इस प्रकार से, या प्रोटॉन के बदले डॉट डॉट दे देते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसा होता है। लेकिन थॉमसन मॉडल जब दिया तो ये मॉडल को पूर्ण रूप से मतलब कि आगे बढ़ाने में असफल रहा, और इस मॉडल को बोला तारबुज मॉडल, ठीक है ना, इस मॉडल को क्या बोला, तारबुज मॉडल। इस मॉडल में ये नहीं बताया गया कि प्रोटॉन कहां रहेगा, इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, न्यूट्रॉन कहां रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, ये सब सारी चीज जानकारी जो है थॉमसन नहीं दिया। तब इसके गलतियों को सुधारने के लिए आता है रदरफोर्ड। कौन आता है, रदरफोर्ड। कौन आता है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वैज्ञानिक आता है, और ये जो होता है अल्फा स्कैटरिंग देता है। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत, अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत देता है। क्या देता है, अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत। अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत में क्या होता है, अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत में क्या होता है कि ये बोला कि किसी भी यहां से अल्फा कण को क्या करते हैं, पतला गोल्ड फॉइल यानी पतला सोना के पत्थर से गुजारा जाए तो, पतला सोना के पत्थर से गुजारा जाए तो क्या होगा। तो इन्होंने देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है, और यहां से जो है पदार्थ क्या करता है, पार कर जाता है। क्योंकि थॉमसन बोला था कि परमाणु जो है ये प्रोटॉन का गोला है और बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन है, यानी सीधा सीधी कहने का मतलब कि एक गोला है लड्डू जैसा, एक में खाली जगह हुआ नहीं है। इसके बताए हुए कथन को गलत कौन किया, रदरफोर्ड किया, और ये बोला कि देख यहां पे सोना के पत्थर से, सोना के पत्थर क्यों लिया भाई, सोना का प्लेट क्यों लिया, तो सोना जो होता है ना सबसे ज्यादा तन्य होता है, तन्य मतलब जिसको पतला चौड़ा किया जा सकता है, तो सोना सबसे ज्यादा तन्य होता है, जिसके वजह से क्या किया, सोना का पत्थर लिया, एकदम पतला से पतला कर दिया, और जब पतला से पतला किया और यहां से अल्फा कण प्रवाहित किया। अल्फा कण कहां से आया, रेडियो सक्रिय तत्व से। किससे, रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व जिससे अल्फा बीटा गामा क्या हो, निकलते रहे, उसे क्या कहेंगे, रेडियो सक्रिय तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियो सक्रिय तत्व। अब यहां से रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा कण को, किसको, अल्फा कण को प्रवाहित किया, तो देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो है क्या करता है, पार कर जाता है, कुछ अल्फा कण जो है अपने पथ से क्या करता है, विचलित कर जाता है, और कुछ जो है इस तरीका से बेंड कर जाता है, और बहुत कम अल्फा कण, लगभग 10,000 में से एक आध अल्फा कण जो है वो सीधे जाता है और 180 डिग्री के कोण बनाते हुए क्या करता है, लौट जाता है, 180 डिग्री के कोण बनाते हुए लौट जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ ये भी गलती किए, है ना, ये भी गलती किए। ये क्या गलती किए कि परमाणु के अस्थायित्व के बारे में नहीं बताएं, परमाणु के अस्थायित्व के बारे में नहीं बताएं। इन्होंने बोले
कि परमाणु के बीच में नाभिक है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ लगातार घूमता है, और जो लगातार घूमेगा भाई, तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार कि अगर कोई वस्तु के चारों तरफ कोई कण घूम रहा है तो लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा। अब जब लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा तो धीरे 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 यहां से जो कण घूम रहा था धीरे 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 आकर के नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार तो क्या है कि ये क्या बोले, ये जो परमाणु जो है, परमाणु को अस्थाई साबित कर दिए। इस तरीका से ये अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। तब ये जो है इसको रदरफोर्ड के जब गलती हुआ उसको सुधार करने के लिए आते हैं एक वैज्ञानिक का नाम है नील बोर। कौन आता है? नील बोर। बोर सिद्धांत, क्या भाई? बोर सिद्धांत। लेकिन उससे पहले हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, है ना। नील बोर पढ़ने से पहले हम कुछ बातें को यहां पर देखेंगे कि रदरफोर्ड में क्या होता है। टाइम हो गया क्या सर? टाइम हो गया तो देखिएगा, 1 बजे क्लास है ना, कि पहले भी मतलब ले सकते हैं, है ना। अच्छा, तो कहने का मतलब यहां से परमाणु, सबसे पहले परमाणु हम लोग जान लिए कि परमाणु क्या है, तो पदार्थ के छोटा कण है जिसमें में मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है। इसके बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड बताया था। उसके बाद पढ़ेंगे परमाणु संख्या। 5 मिनट। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से सूचित करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे? जेड से। देखिए कहने का मतलब है ना, कहने का मतलब है कि परमाणु संख्या क्या होता है कि कोई भी परमाणु के नाभिक में, कोई भी परमाणु के नाभिक में, इस तरीका है ना, तो यहां पे नाभिक है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कोई भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं, और जेड बराबर क्या कह रहा है? प्रोटॉनों की संख्या। जेड बराबर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। जेड बराबर क्या हो जाएगा? पी। यानी कि कोई भी परमाणु के नाभिक में, कोई भी परमाणु के नाभिक में, नाभिक किसको कहेंगे? परमाणु का वह स्थान जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पे मौजूद रहता है, न हिलेगा न डोलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये नचते रहेगा, गोले गोले क्या करेगा? घूमते रहेगा। तो जेड बराबर क्या हो गया? पी। जेड बराबर पी। आगे को देखेंगे परमाणु भार। क्या देखेंगे? परमाणु भार देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है? तो परमाणु भार एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, इसको सूचित करेंगे ए से, कैपिटल ए से। अब कहता है कि परमाणु भार क्या है? तो कोई भी परमाणु के नाभिक में, कोई भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु भार कहेंगे। परमाणु भार को ए से सूचित करेंगे, ए बराबर पी प्लस एन हो जाएगा। परमाणु संख्या को जेड से सूचित करेंगे, जेड बराबर पी हो जाएगा, जेड बराबर पी हो जाएगा। जितना प्रोटॉन उतने परमाणु संख्या, जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतना क्या हो जाएगा? परमाणु भार। इतना बात सबको समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताते हैं कि अगर एरा में एन निकालना रहेगा ना बउआ, एन जब निकालना रहेगा, एन जब निकालना रहेगा तो एन बराबर आप लोग कर सकते हैं। एन बराबर क्या कर सकते हैं? ए माइनस जेड, या कहीं कहीं आपको भुटलाने के लिए, बरगलाने के लिए कहेगा कि ए का तो ए और पी के बदले जेड, पी बराबर जेड होता है ना, तो पी के बदले क्या कर देगा? जेड और प्लस एन। तो बाबू रे एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा ए माइनस जेड, ए माइनस जेड या एन माइनस, यहां पर पी कर देंगे जेड। ये दोनों हो सकता है। कौन? ये दोनों। एन बराबर ए माइनस पी करो चाहे ए माइनस जेड करो, दोनों बात सेम है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, समस्या परेशानी नहीं ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहता हूं समस्थानिक। क्या बताना चाहता हूं? समस्थानिक। बोलो, समस्थानिक। समस्थानिक का अंग्रेजी हो जाएगा आइसोटोप। क्या हो जाएगा? आइसोटोप। बोलो, आइसोटोप, समस्थानिक। आइसोटोप क्या होता है कि एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि यहां पे थोड़ा सा फिगर से समझिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां हाइड्रोजन, 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 इसका परमाणु संख्या 1 1 1, परमाणु भार 1 2 3, 1 3, 1 2 3। तो कहेगा समान तत्व का, बोलिएगा
समान तत्व का परमाणु संख्या, नीचे में जो लिखे हैं बाबू, ये जो लिखे हैं ये हो गया जेड, ये हो गया जेड, और ऊपर में जो लिखल है ये हो गया ए, और ये जो लिखल है ये हो गया संकेत। क्या हो गया? संकेत। तो बोला समान तत्व का परमाणु संख्या समान हो, समान तत्व का परमाणु संख्या समान हो, लेकिन परमाणु भर क्या हो? अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो। फिर से बोलेगा, समान तत्व का परमाणु संख्या समान हो, समान तत्व का परमाणु संख्या समान हो, और परमाणु भर क्या हो? अलग अलग हो। उसे क्या कहेंगे भाई? समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 1 1, लेकिन परमाणु भार 1 2 3। एकरा कहेंगे प्रोटियम। क्या बोलेंगे? प्रोटियम। एरा बोलेंगे ड्यूटेरियम। क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम। इसको बोलेंगे ट्राइटियम। क्या बोलेंगे? ट्राइटियम। और यही ड्यूटेरियम से आपको बनावेगा D2O, जेकरा कहेगा भारी जल। क्या कहेगा? भारी जल। और भारी जल का उपयोग करते हैं मंदक के रूप में। किसके रूप में? मंदक के रूप में उपयोग करता है। कभी कभी पूछ देता है कि H2O का आणविक भार क्या होता है, तो H2O का आणविक भार हो जाएगा हाइड्रोजन का भार 1 और 2 है तो कितना? 2 + 16 कितना? 18। लेकिन यहां पर D का भार कितना है बउआ? D का भार 2 है ना, तो D का भार 2 और कै गो? 2 गो, तो 2 दूना 4 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 2 कितना? 18 नहीं 16 और 4 20 हो जाएगा। कितना? तो भारी जल का आणविक भार 20 और जल का 18। कैसे निकाले? तो इसका भार से हाइड्रोजन का भार 1 होता है, लेकिन ड्यूटेरियम में D का भार कितना होता है? 2 होता है। तो यहां D2O भारी जल में जब D का भार लेंगे तो कितना लेंगे? 2, और 1 का 2 है तो 2 के 4, 5 गो रहेगा तो 2 × 5 = 10, 10 गो रहेगा तो 2 × 10 = 20। इस तरीका से हम लोग गुना करेंगे। और अब दूसरा तत्व आ गया तो यहां पर प्लस, और उसका ऑक्सीजन का भार कितना? 16, तो 16 4 20, 16 4 20। अगर इतनों से समझ में ना आ रहा है तो लोग तोड़ देते हैं। 2 दूना 4 और प्लस 16 और 16 4 20। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि समस्थानिकों, बहुत सारे समस्थानिक हम लोग उपयोग करते हैं ना। समस्थानिक का उपयोग करते हैं अलग अलग चीजों में, कैंसर के उपचार में करते हैं हम लोग समस्थानिक का उपयोग, है ना। उसके बाद में यहां पर देखेगा कि और तत्व का पहले समस्थानिक देख लीजिए। कार्बन, कार्बन परमाणु संख्या 6 6, परमाणु भार 12 भी होता है 14 भी होता है, 12 भी रहेगा 14 भी रहेगा। तो कहेंगे कि कार्बन का क्या है? समस्थानिक। और यहां नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7 7, परमाणु भार कितना? 14 और 15। तो ये हो गया नाइट्रोजन का समस्थानिक, नाइट्रोजन का समस्थानिक। आई होप सबको अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। अगले क्लास में और मैं इसका चर्चा करूंगा, ठीक है ना। बाकी जो है आप लोग देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। बाकी स्लो पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बच्चे लोग का कमेंट है कि थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं, है ना, तो चलिए स्लो मैं कर दूंगा।